दोस्तों आज पेश है बंद गुफा का कैदी। ये एक और चित्र है दोस्तों। चंदन वन में एक पेड़ के नीचे महर्षि योगीनाथ ठहरे हुए थे। चारों ओर गहना अंधकार छाया हुआ था। तभी उसके कानों में किसी स्त्री के रोने की आवाज पड़ी। अरे ये स्त्री, इस रात के पैर भीड़ जंगल में कौन रो रहा है? स्त्री रो रही है। उसने चौंक कर उस दिशा की ओर देखा जिधर से रोने की आवाज आ रही थी। तब आ, कोई दिखाई न दिया। कुछ सोचकर उसने आवाज लगाई, तुम कौन हो और क्यों रो रही हो? तुम जो भी हो सामने आ जाओ, अपने रोने का कारण बताओ। महर्षि योगीनाथ का इतना कहती है दृश्य रुदन कर रुक गया और तत्पश्चात एक बदसूरत शक्ल वाली स्त्री उसके सामने प्रकट हुई। क्या तुम ही रो रही थी? हाँ महर्षि, मैं ही रो रही थी। लेकिन क्यों? क्योंकि इसी घुट घुट कर रोना ही मेरी किस्मत में लिखा है। ऐसी कौन सी बात है जिसके कारण तुम ऐसी दुख भरी बातें करने पर मजबूर हो गई? क्या मुझे अपने बारे में कुछ बताओगी? महर्षि, मैं बरसों से किसी दुख भरी कहानी सुनाने के लिए तरस रही थी, अतः आज आपको अपनी आप बीती सुनाकर दिल का बोझ हल्का करूंगी। तो सुनाओ दुख भरी कहानी। तो सुनिए महात्मा, मैं 50 योनि की मैं भटकती 50 आत्मा हूँ। लेकिन 50 योनि में तुम कैसे पहुंची? 50 ने कैसे बनी? पहले तुम कौन थी? महर्षि, 50 ने बनने से पहले मैं देव दिगंपुर दिग दिगंपुर के राजा चंद्रमणि की पत्नी महारानी भाग्यवती थी। आज से 18 वर्ष पहले मेरी सौतन रानी कला कमलिनी कमलिनी ने मेरी हत्या कर दी। तब से मैं ही पिचासनी बनकर इस प्रकार भटक रही हूँ। ओह, तुम्हारी आपत्ति तो बड़ी दर्दनाक है, लेकिन यह बताओ तुम कि सौतन कमलांगनी ने तुम्हारी हत्या क्यों की? उसे तुमसे क्या बैर था? महर्षि, रानी कमलिनी एक जादूगरनी है। वह बार बार राजा चूड़ामणि की आकेट करने के लिए वन में गए तो उसी का मूल्यांकन कमलिनी हो से हो गया। कमलिनी ने उसी समय जादू के बल पर अत्यंत सुंदर स्त्री का रूप धरा और राजा चूड़ामल को उसे देखते ही मोहित हो उठे और उसे अपनी उन्होंने बिना सोचे समझे ही कमलिनी को सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। महारानी कमलिनी ने चूड़ामणि का प्रस्ताव तुरंत ही स्वीकार कर लिया। तुरंत राजा चूड़ामणि उसके साथ दिगंबरपुर ले आए और दिगंबरपुर ले आए और लाख मना करने पर उसने कमलिनी से ब्याह कर लिया। ब्याह होते ही कमलिनी की आंखों में खटकने लगी। महारानी बनकर मेरा स्थान लेना चाहती थी। दूसरी ओर राजा चूड़ामल भी मुझसे अत्यंत प्यार करते थे। एक बार जब चूड़ामली राजा से बाहर गए थे हुए तो सोनिया डाल में जली हुई कमलिनी सोतनिया डाह में जली हुई कमलिनी ने मुझे दूध में जहर घोलकर दे दिया। उसी दूध पीते ही मेरी तत्काल मृत्यु हो गई। बस तभी से मैं प्रेत इसी योनि में मृत्यु के बाद इकलौते पुत्र वीरमणि को भी कमलिनी ने बहुत दुखी रखा और मेरी मृत्यु के पश्चात वीरमणि की उम्र केवल 2 वर्ष की थी। पिचासनी की बात सुनकर महर्षि योगीनाथ ने आंखें मूंदी और कुछ देर बाद जब उसने आंखें खोली, भाग्य भाग्यमती, तुम्हारा पुत्र युवराज वीरमणि अब युवा हो चुका है और अत्यंत बुद्धिमान और वचन का पक्का और मेधावी है। राजा चूड़ामणि तो वीरमणि को बहुत स्नेह करते हैं, लेकिन जादूगरी कमलिनी वीरमणि को बहुत तंग करती है। हर समय वीरमणि पर व्यंग के बाण कसती है। महर्षि, सबको जानती हूँ पर चाहकर भी वीरमणि की सहायता नहीं कर सकती। भाग्यमती, तुम मैं तुम्हारे दुख को अच्छी प्रकार समझ रहा हूँ। महर्षि, प्रेत योनि में भटकते हुए कई वर्ष हो गए हैं। इस योनि से मुक्ति दिलाने का कोई उपाय उपाय तो है भाग्य लक्ष्मी, पर उपाय जरा मुश्किल है। आप उपाय बताइए। तो महर्षि, तो सुनो भाग्यमती, तुम्हें
इस योनि से छुटकारा पुत्र वीरमणि ही दिला सकता है। मैं कुछ समझे नहीं महर्षि, मेरा पुत्र वीरमणि यानी मुझे कैसे छुटकारा दिलाएगा सकता है? भाग्यमती, अगर वीरमणि तुम्हारे फूलकुंवन की राजकुमारी सपना से विवाह कर ले तो अपनी पत्नी बनाकर तुम्हारे पास लाए और तब राजकुमारी सपना तुम्हारे चरणों को स्पर्श करे तो तुम्हें इस योनि से छुटकारा मिल सकता है। लेकिन राजकुमारी सपना मेरी क्या क्या विशेषता है जिससे स्पर्श करने से मुझे प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाएगी? भाग्यलक्ष्मी, भाग्यमती राजकुमारी सपना से यह वरदान मिला हुआ कि वह अगर भटकते हुए पिचासों को स्पर्श करेगी तो ऐसा करने से पिचासों को योनि से मुक्ति मिल जाएगी, 50 योनि से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन भारषि, मैं वीरमणि को यह कैसे सब करने के लिए प्रेरित कैसे कर सकती हूँ? इसका उपाय मैं तुम्हें बताता हूँ। आज से आज से ठीक 3 दिन पश्चात रानी कमलिनी के व्यंग बाणों से परेशान होकर युवराज वीरमणि इस वन में आएगा। तब तुम उस गुफा में कैद कर लेना और डरा धमका कर अपने कार्य करवाने के लिए तैयार करना। लेकिन महर्षि, वीरमणि मेरा पुत्र है, मैं उसे डरा धमका कैसे सकती हूँ? भाग्यलक्ष्मी, वीरमती पर यह नहीं प्रकट होना चाहिए कि तुम उसकी माँ हो, वरना तुम कभी भी इस योनि से छुटकारा नहीं पा सकोगी। हाँ, जब तुम इस योनि से छुटकारा पा लोगी तब वीरमणि को अपने बारे में सब कुछ बता सकती हो। ठीक है महर्षि, मैं ऐसा ही करूँगी। इतना कहकर भाग्यलक्ष्मी अदृश्य हो गई और महर्षि योगीनाथ पेड़ के नीचे नीचे लेट कर सोने की कोशिश करने लगी। इस घटना के 3 दिन पश्चात दिवंगत महल में कम कमलिनी, राजा चूड़ामणि और वीरमणि दोनों इस समय यहाँ मौजूद है। तू अपनी सहेली त्रिशला जादूगरनी की पुत्री कोमल का विवाह वीरमणि से के साथ करना चाहती है, अतः तुझे इसी समय इन दोनों से यह बात करनी बता देनी चाहिए। ऐसा सोचकर कमलनी ने चूड़ामणि से कहा, महाराज, वीरमणि का विवाह योग्य हो गया है, उसका विवाह अपनी सहेली त्रिशला की पुत्री कोमल से करना चाहती हूँ। आपकी क्या राय है? कमलिनी, तुम वीरमणि की माँ हो, इसके बारे में तुम भी निर्णय लेगी उचित होगा। यह सुनकर वीरमणि चुप न रह सका। क्षमा करना पिताजी महाराज, मैंने इस बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ हाँ, कहो बेटा, क्या बात है? पिताजी महाराज, मैंने कोमल को देखा है, वह लड़की मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं भूल कर भी उस कुरूप से विवाह नहीं करूँगा। वीरमणि की बातें सुनकर कमलिनी तन बदन में आग लग गई। कोमल, ऐसी क्या बुराई है? हम तो तब जाने जब तुम फूलपुर की राजकुमारी के सपना को बहलाओ। यह सुनकर वीरमणि तैस में आकर खड़ा होकर बोला, माँ, तुमने आज तक मुझे व्यंग के बाण कसे हैं, लेकिन मैंने बुरा नहीं माना। पर आज तुमने मेरी बात मेरे दिल को चुभ गई है। अब मैं तभी इस नगर में दोबारा पाँव रखूँगा जब राजकुमारी सपना से ब्याह कर लूँगा। जाओ जाओ, तुम्हारे जैसी औकात कहाँ राजकुमारी सपना से ब्याह करने की? आसपास कोई राजकुमारी हम लोग पहुँच गए हैं। ठीक है माँ, ऐसी सम मैं इसी समय फूलपुर जा रहा हूँ। वीरमणि, यह क्या बचपना है? दिवंगपुर को छोड़कर तुम कहीं नहीं जाओगे। क्षमा करें पिताजी महाराज, माँ कहती है, बोल, आज मुझसे सहन नहीं हो पा रही, मुझे जाने दीजिए। विश्वास रखिए, राजकुमारी सपना से ब्याह करके एक दिन अवश्य लौटूंगा। कहकर वीरमणि चूड़ामणि के चरण स्पर्श किए और तेजी से कक्ष से बाहर निकल गया। और उसके जाने के बाद कमलिनी वीरमणि पर व्यंग कसकर, तुमने उचित नहीं किया। फिक्र न कीजिए महाराज, एक न एक दिन तो वीरमणि की अकड़ अवश्य ही कम होगी और तब वह हमारे पास वापस आएगा। चूड़ामणि ने कमलिनी की बात का जवाब नहीं दिया और सोच में डूब गई। दूसरी ओर वीरमणि अस्पताल में बंदी अपने घोड़े बहादुर से को खोला, चल भाई बहादुर, आज तेरे विपरीक्षा की घड़ी है, मुझे जल्दी फूलपुर की ओर ले चल। बहादुर पर सवार होकर वीरमणि फूलपुर की ओर चल दिया। राह में योगीनाथ से उसकी भेंट हुई। योगीनाथ ने उससे पूछा, कहो बस, कहाँ जा रहे हो? महर्षि, मैं फूलपुर की राजकुमारी सपना से विवाह करना चाहता हूँ और उसी उद्देश्य से फूलपुर की ओर जा रहा हूँ। लेकिन वह राजकुमारी सपना से विवाह करना तो बहुत मुश्किल कार्य है। महर्षि, मैं मुश्किलों से नहीं घबराता। वह राजकुमारी सपना से विवाह करना
ये इच्छा लेकर अनेक राजकुमार फूलपुर गए, लेकिन वे जीवित नहीं वापस नहीं लौटे। ऐसा क्यों महर्षि? जो भी राजकुमारी सपना से विवाह करने की इच्छा लेकर उसके पास जाता है, वह राजकुमारी उससे अपने प्रश्नों से पूछती है। प्रश्न पूछने के पश्चात उसे एक फटा हुआ वस्त्र देती है। उस फटे हुए वस्त्र को इस प्रकार सीलना होता है कि सीलने के बाद पता नहीं चले कि वस्त्र को सिला कहाँ से गया है। ओह, लगता है राजकुमारी सपना बड़े विचित्र स्वभाव की है। आज तक कोई राजकुमारी सपना की कसौटी पर खरा नहीं उतरा। हारे हुए राजकुमार को वह सपना मौत की घाट उतार देती है। लेकिन महर्षि, मैं हारने वालों मनुष्य में से नहीं हूँ। मैं अवश्य ही राजकुमारी सपना की कसौटी पर खरा उतरूंगा। तुम्हारे विचार जानकर मुझे प्रशंसा हुई। जाओ, भगवान तुम्हारी सहायता करेगा। तब महाराज योगीनाथ को प्रणाम करके वीरमणि आगे चल दिया। चलते चलते चंदन पर वन में जब वो रात गिराई, मुझे जल्दी ही वन पार कर लेना चाहिए, वरना सारी रात इसी वन में बितानी पड़ेगी। वीरमणि अभी कुछ ही आगे बढ़ा था कि रुक जाओ वीरमणि। अपना नाम सुनकर वीरमणि पलटा। कौन हो ये बदसूरत औरत? कहाँ कहीं यह कोई राक्षसी तो नहीं? मुझे तुरंत इसका वध कर देना चाहिए, वरना मुझे क्षति पहुंचा सकती है। वीरमणि ने अपनी तलवार निकाल ली और भाग्यमती की ओर बढ़ा। यही उचित अवसर है। माँ की ममता को त्याग कर अब मुझे वीरमणि को गुफा में दौड़ा कर ले जाना चाहिए। उसे गुफा में कैद करके अपनी बात मनवानी चाहिए। यह सोचकर भाग्यमती विद्युत गति से गुफा की ओर दौड़ी। बस मुझे स्त्री का पीछा करना चाहिए। वीरमणि ने अपना घोड़ा भाग्यमती के पीछे दौड़ा दिया और भाग्यमती गुफा में प्रवेश कर गया। ओह, तो यह गुफा स्त्री की गुफा में जा रही है। भाग्यमती के घोड़े के पीछे पीछे गुफा में घुस गया। अब मुझे गुप्त द्वार से इस गुफा से बाहर निकलकर गुफा का मुख्य द्वार बड़ी शिला बंद कर देना चाहिए। तो दौड़ती भाग्यमती गुफा के द्वार से बाहर निकल आई। फिर उसने एक विशाल शिला उठाकर उस गुफा का मुख्य द्वार पर रख दिया। द्वार बंद होते ही गुफा में अंधेरा छा गया। अरे, यह क्या? गुफा में अचानक अंधेरा कैसे छा गया? तभी हा 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 हा, अब तुम मेरी कैद में हो। मेरा पीछा करने का नतीजा देख लिया। कौन हो तुम? मुझे गुफा में क्यों कैद किया है? अपना परिचय तो मैं तुम्हें दूंगी, लेकिन हाँ, तुम इस गुफा से बाहर निकलने का उपाय जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें बता सकती हूँ। जल्दी बताओ, गुफा से बाहर निकलने का कौन सा उपाय है? तुम्हें फूलपुर की राजकुमारी सपना से विवाह करना होगा। विवाह के पश्चात तुम्हें सपना को मेरे पास लाना होगा। यहाँ आने पर राजकुमारी सपना मेरे पैर छूने होंगे। तूने तुम इन बातों को पूरा करने का वचन दो तो मैं तुम्हें इस गुफा से निकाल सकती हूँ, अन्यथा तुम इसी में कैद करके मर जाओगे। लेकिन राजकुमारी सपना से विवाह कैसे कर सकता हूँ? उससे वही विवाह कर सकता है जो फटे हुए वस्त्रों को इस प्रकार धागे से सील दे कि कपड़े में वैसे तान दिखाई नहीं दे जहाँ सिलाई की गई है। यह कौन सा मुश्किल काम है? इस काम को मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। तब मैं वचन देता हूँ, राजकुमारी सपना से ये विवाह करने के पश्चात तुम्हारे पास अवश्य लाऊंगा। वीरमणि, मैं जानती हूँ कि तुम अपने वचन के पक्के हो, इसलिए तुम्हारी बात पर विश्वास करके तुम्हें गुफा से बाहर निकाल रही हूँ। और तब भाग्यमती ने गुफा के मुख्य द्वार से शिला हटा दी और वीरमणि गुफा से बाहर निकला। लेकिन यह बात मेरी समझ में नहीं आई। तुम राजकुमारी सपना से अपने चरण स्पर्श क्यों कराना चाहती हो? यह तुम्हें अभी नहीं पता, समय आने पर पता चल जाएगा। कहकर भाग्यलक्ष्मी ने अपने सिर का एक बाल तोड़ा और उसे वीरमणि को देते हुए बोली, वीरमणि, इस बाल यदि तुम कटे हुए वस्त्र को सिलोगे तो यह बाल की गई सिलाई किसी को भी दिखाई नहीं देगी। ओह, तो यह बाल मेरे काम का है। कहकर वीरमणि ने भाग्यमती से वह बाल ले लिया। और फिर, जब तुम्हारे सिर पर एक छोटे से बाल में इतनी शक्ति है तो तुम मुझे इस गुफा में क्यों लेकर भागी थी? इसका कारण भी तुम समय आने पर जान जाओगी। पता नहीं यह रहस्यमयी स्त्री कौन है। इसकी तमाम बातें मुझे बड़ी विचित्र लग रही हैं। सोचकर वह भाग्यलक्ष्मी से बोला, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं ठीक 15 दिन पश्चात राजकुमारी सपना से के साथ उपस्थित होऊंगा। मुझे तुम्हारी बात पर पूरा विश्वास है। अब वीरमणि उसी समय वहां से चल पड़ा और कई दिन लगातार सफर करने के पश्चात
और दरबार में जा पहुंचा। वहां राजा फूलदेव से बोला, राजन, आपकी पुत्री राजकुमारी सपना से विवाह करना चाहता हूँ। युवक, तुम कौन हो और किस देश में के रहने वाले हो? राजन, मैं दिवंगम दिगंबर राजा चूड़ामणि का पुत्र वीरमणि हूँ। युवराज वीरमणि, क्यों अपनी जान के दुश्मन बन रहे हो? राजकुमारी सपना की शर्तों का आज तक कोई भी पूरा नहीं कर सका। अगर तुम असफल रहे तो अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ सकता है। मुझे अपने प्राणों की कोई मोह नहीं है राजन। फिर भी अपने जीवन काल में मनुष्य केवल एक ही बार मरना पड़ता है। फिर भला मुझे मृत्यु से कैसा डर? युवराज, तुम बड़े दुस्साहसी प्रतीत होते हो। राजन, मेरी दुष्टता को क्षमा कीजिए। ठीक है, समझाना हमारा फर्ज था। अभी तो राजकुमारी सपना दरबार में बुलाता हूँ, वह स्वतः तुम्हारी परीक्षा लेगी। राजा फूल सिंह ने वीरमणि को बैठने के लिए उचित स्थान दिया। तत्पश्चात एक सेवक को राजकुमारी सपना को बुलाने के लिए महल में भेज दिया। कुछ देर बाद राजकुमारी सपना सेवक के साथ दरबार में आई। तो तुम हो मुझसे विवाह करना चाहती हो? जी हाँ। तुम, ठीक है, तुम मेरे प्रश्न के उत्तर दोगे? आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तैयार हूँ राजकुमार जी। युवराज, मैं एक कहानी सुनाती हूँ, उस कहानी को सुनने के पश्चात तुम मेरे प्रश्न के उत्तर देने होंगे। आप कहानी सुनाइए राजकुमार जी। जो सुनो, बहुत समय पहले की बात है कोमलपुर में त्रिभुवन सरोवर में गोपू नाम का 3 मित्र रहते थे। तीनों निर्धन परिवार के थे। एक दिन अपनी गरीबी से तंग आकर त्रिभुवन सोमेश्वर और गोपू कहा, मित्र, हम बहुत से गरीब हैं, समय बहुत गरीबी में जीवन बिता लिया। अब क्यों न हम धन कमाने के प्रदेश चलें? कह तो तुम ठीक रही हो मित्र त्रिभुवन, मैं भी तैयार हूँ। तुम दोनों तैयार हो तो मैं भी तुम लोगों के साथ साथ प्रदेश चलने के लिए तैयार हूँ। अपने अपने परिवार से आज्ञा लेकर तीनों कोमलपुर से चलते पड़े। चलते चलते वे दौलतपुर गांव में किस्में पहुँचे। मित्रों, यहाँ से हम तीनों धन कमाने के अलग अलग दिशाओं में जाएंगे और धन कमाकर 4 माह बाद पुनः इस स्थान पर एकत्रित होंगे जहाँ तीनों एक साथ कोमलपुर जाएंगे। हमें तुम्हारी बात मंजूर है गोपू? और तीनों अलग अलग दिशाओं से चल पड़ दिए। सबसे पहले गोपू कीर्तिपुर के जमींदार राघवन के पास पहुंचा। गोपू, हम तुम्हारे अपने यहाँ नौकर रख लेंगे, लेकिन तुम्हारे खेतों की रखवाली करनी होगी और हमारे घर के छोटे मोटे कार्य करने होंगे। बदले में हम तुम 50 रुपये महीना देंगे। मुझे मंजूर है जमींदार साहब। वो त्रिभुवन लोचनपुर में महाजन दमड़ी सिंह के पास पहुंचा। उसने महाजन की दुकान में नौकरी कर पर रख लिया। सोमवर झीलपुर में धन्ना से मल के सेठ के नौकर हो गया। सोम सोमवार तुम का सोमेश्वर, तुम काम बहुत लगन से मेहनत से करते हो। ठीक 4 माह पश्चात सोमेश्वर सेठ ने धन्ना मल से कहा, सेठ जी, मुझे अपने गांव जाना चाहता हूँ। जैसी तुम्हारी मर्जी सोमेश्वर। धन सेठ धन्नाचंद ने सोमेश्वर का हिसाब किया। तब सोमेश्वर वहां से दौलतपुर की ओर जाने पड़ा। गोपू और त्रिभुवन अपने मालिकों से छुट्टी लेकर दौलतपुर की ओर चल पड़े। नियमित समय पर निश्चित स्थान पर तीनों मित्र इकट्ठे हुए। गोपू, सबसे पहले तुम बताओ, तुम 4 माह में तुम कितना धन कमा कर लौटे हो? मैं तो 200 रुपये से ऊपर 200 रुपये कमा कर लाया हूँ। मैं भी करीबन इतना ही धन कमा कर लाया हूँ। त्रिभुवन ने ठंडी सांस खींचते हुए कहा, मित्रों, मामले में मैं तुम दोनों से अलग नहीं हूँ। मैंने केवल 190 रुपये कमा कर लाया हूँ। त्रिभुवन, अब हमें अपने गांव चलना चाहिए, घर वाले हमारी राह देख रहे होंगे। यह सुनकर त्रिभुवन ने उन दोनों से डांटा, तुम लोग पागल हो गए हो? 4 माह पश्चात इतना धन लेकर हम वापस लौटे तो क्या तुम्हारे घर वाले तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएंगे? मेरा विचार है हमें धन कमाने के लिए पुनः जाना चाहिए और 4 माह पश्चात ढेर सारा धन कमा कर पुनः इस स्थान पर एकत्रित होना चाहिए। ऐसा करके हम गांव में खूब सारा धन इकट्ठा हो जाएगा। विचार तो उत्तम है, लेकिन इस समय जो धन हम कमा कर लाए हैं उसका क्या करें? वापस अपने 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 साथ पुनः ले जाना भी ठीक नहीं है। राह में हजारों चोर उचके मिल सकते हैं। चलो इस गांव में चलकर किसी को अपना अमानत उसके रूप में देकर 4 महीने पश्चात वापस आकर ले लेंगे।
तब वे तीनों दौलतपुर गांव की ओर चल दिए। एक मकान के बाहर तीन आदमी बैठे वार्तालाप कर उन्हें देखा। हमें इन लोगों से धन के बारे में बात करनी चाहिए, चलो इनसे जाकर पूछ लेते हैं। तीनों उन आदमी के पास पहुंचे। भाइयों, क्या तुम हमारा धन अमानत के तौर पर अपने पास रख लोगे? 4 महीने पश्चात आकर अपना धन तुम लोगों से ले लेंगे। हाँ भाई, तुम लोग हमारी अमानत रख लेंगे, लेकिन तीनों को एक एक अलग अलग अपना धन सौंपना होगा। हमें मंजूर है। त्रिभुजन ने उन में से एक गांव वाले को अपनी रकम सौंप दी और त्रिभुजन ने कहा, भाई साहब, 4 माह पश्चात जब तुम्हें अपनी अमानत लेने आओ तो इसके पेट में दांत हो उसके घर आ जाना। अमानत लेने आओ, जिसके पेट में दांत हो उसके घर में आ जाना। गोपू दूसरे वाले को अपना धन सौंपता, भाई तुम अपनी अमानत वापस लेने आओ, तब जिसके पेट में पानी हो उसके घर में आ जाना। और सोमेश्वर ने तीसरे गांव वाले को अपनी रकम सौंपी। उसने कहा, भाई 4 माह पश्चात तुम अपनी अमानत लेने आओ, जिसके पेट में मूछें हों तब वहां अपना धन लेने आ जाना। तीनों गांव वाले को सौंप कर तीनों वहां मित्र वहां से चल दिए। सबसे पहले गोपू कीर्तिनगर के जमींदार राघवन के पास। अरे गोपू, इतनी जल्दी घर वालों से मिलकर आ गया? हाँ मालिक, मैं फिर आपके पास काम करने आया हूँ। तब जमींदार ने राम गोपू के साथ नौकरी पर रख लिया। इस प्रकार रामेश्वर ने त्रिभुजन भी अपने पुराने मालिकों के पास जाकर नौकरी पर रहने लगे। इस प्रकार 4 माह में अपने पिता निश्चित स्थान पर मिलकर आपस में मिले। हमें अब तीनों बुजुर्गों के पास चलना चाहिए, जिसके पास हम चारों माह पहले अपना अपना धन रख कर गए थे। अब तीनों दौलतपुर गांव में उस मकान के पास पहुंचे। तीनों गांव में 4 माह पहले मिले थे। उन घर का स्वामी उनसे बोला, भाई क्या भैया, तुम किसने मिलना चाहते हो? भाई 4 माह पहले आपके मकान के बाहर 3 आदमी बैठ से अपना धन अमानत के तौर पर रख सौंपा था। अब हम उन धन को लेने आए हैं। भैया, आपने अपने धन जिन आदमियों को सौंपा था उनसे अपने मकानों का आता पता बड़ा विचित्र बताया था। हम समझ नहीं पा रहे कि उन विचित्र पतों की तलाश कैसे करें। उन तीनों ने तुम्हें क्या कहा था? गाँव वाले ने पूछने पर गोपू ने तीनों को वार्तालाप बताया। सारी बात जानकर इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? भाइयों देखो, हमारे गांव में 3 ही घर ऐसे हैं जिनमें एक का अनार का पेड़ है, दूसरे में नारियल का पेड़ है, तीसरे में आम का पेड़ है। इसमें क्या मतलब हुआ भाई? तो सुनो, जिसके पेट में दांत होने की बात कही थी उसके घर में अनार का पेड़ है। जिसके पेट में पानी होने की बात कही थी उसमें नारियल का पेड़ है। और जिसके पेट में मूछ होने की बात कही थी उसके घर में आम का पेड़ है। तुम तीनों मेरे द्वारा बताए गए पतों पर जाओ और आसानी से अमानत मिल जाएगी। ओह, तुम बड़े बुद्धिमान हो भाई, तुमसे बड़ी सरलता से बाल की खाल निकाल दी। और फिर तीनों तीनों खोते हुए उन मकानों के बाहर पहुंचे जिस मकान में अनार का पेड़ खड़ा हुआ था। गोपू त्रिपुर से बोला, ठीक है मित्र, तुम अपने मकान में जाओ और अपना धन लेकर वापस आओ, तब तक हम यहीं रुककर तुम्हारी प्रतीक्षा करते हैं। तब त्रिभुजन घर के मालिक के पास पूछा, भाई साहब, 4 माह पहले मैंने आपको धन के तौर पर रखने के लिए दिया था, क्या आप मेरा धन लौटा दे? भाई तुम्हारी अमानत मैंने संभाल कर रखा हुआ है, पर अभी मैं काम में और लगा हूँ राजमरी प्रधानमंत्री गद्दी पर बैठ उस समय अपना धन लेने आ जाना। विश्वास में डूबा त्रिभुजन अपने मित्रों के पास पहुंचा। क्या हुआ? क्या तुम अपना धन ले आए? नहीं, अभी नहीं, वह आदमी काम में लगा हुआ है, उसने फिर आने को कहा है। त्रिभुजन ने उस आदमी से जो वार्तालाप थी अपने मित्र को बताया। उसके बाद तीनों उस मकान के बाहर पहुंचे जिसके आंगन में नारियल का पेड़ था।
गोपू अंदर जाकर अपना धन ले आओ। तब गोपू उस मकान के स्वामी के पास पहुंचा और अपना धन मांगा। भाई, तुम्हारी अमानत मैंने हिफाजत से रखा होगा, पर इस समय मैं काम कर रहा हूँ। जब लोहे की थाली में सोना उगले उड़ने लगे तब अपना धन लेने आना जाना। ठीक है। गोपू अपने मित्र के पास पहुंचा। तो तुम अपना धन ले आए गोपू? नहीं भाई त्रिभुजन, यह आदमी उस समय का काम पर लगा हुआ, उसने मुझे फिर आने को कहा है। कमाल है, हर कोई काम पर लगा हुआ है। तब से जब उस घर के बाहर पहुंचा जिसमें आम का पेड़ खड़ा हुआ था, वह अपने मित्र के घर के बाहर खड़ा, उसने सोमेश्वर के घर में प्रवेश किया। ओह, यह भी काम पर लगा हुआ है। सोमेश्वर ने उस आदमी के पास जाकर अपना धन मांगा। भाई, तुम्हारा धन वैसे का वैसा रखा हुआ है, पर अभी मैं फुर्सत में नहीं हूँ। जब लोहे जब लोहे का सवार लकड़ी के घोड़े पर चढ़े तब तुम अपना धन लेने मेरे पास आ जाना, तब तक मैं अपने काम में फुर्सत पा लूँगा। अच्छा भाई। सोमेश्वर बिना धन लिए वापस अपने मित्र के पास पहुंचा। तब वह आपस में सलाह मशवरा करने लगे, कहीं ऐसा तो नहीं ये तीनों आदमी झांसा देकर टरका दिया। उन्होंने ऐसा विचित्र बातें हमसे कही कि बातें हमारी समझ में नहीं आई। त्रिभुजन, जो भी हो, तीनों आदमी ठग नहीं सकते, जरूर उनकी बातों में कोई सार छिपा हुआ है। हमें उसी आदमी के पास चलकर अपनी समस्या उसे बतानी चाहिए जिसने इन तीनों के घर का पता बताया था। क्यों, क्या पता वह आदमी ना बातों की गूढ़ छुपा मतलब भी बता दे। तुम ठीक कह रहे हो सोमेश्वर, हमें आदमी के पास चलना चाहिए। तब उन तीनों उस आदमी के पास पहुंचे जिसने तीनों को गांव के घर के पते बताए थे। क्या बात है, तुम तीनों वापस लौट आए? क्या तुम्हें उन लोगों घर पर नहीं मिले? नहीं, ऐसी बात नहीं है। उन लोगों ने घर पर मिले गए, लेकिन उन्होंने फिर आने को कहा है। उस तीनों ने ऐसे विचित्र समय पर हमें बुलाया है जो हमारी समझ में नहीं आया। अपना धन लेने के लिए उन लोगों के पास कौन जाने। क्या आप उस उलझन को सुलझा सकते हो? अच्छा मुझे बताओ, उन लोगों ने तुम्हें कब और कहाँ कब आने को कहा है? सोमेश्वर ने सारी बात सुनकर उन तीनों गांव वाले ने उन्हें सही वक्त पर गांव वालों ने तुम्हें सही वक्त पर बुलाया है। सुनो उसके द्वारा कही बातें में छिपा हुआ सार तुम्हें बताता हूँ, ध्यान से सुनो। वीरमणि ने इतना कह कहानी सुनाने के पश्चात राजकुमार को सपना ने उससे कहा, युवराज, तुम यह बताने कि उस तीनों मित्रों से क्या बात बताई जिसके अनुसरण करके उन तीनों मित्रों ने उचित समय पर उन गांव उनके पास पहुंचे और अपना धन रखा था, और उन मित्रों को अपना धन वापस मिल सका। राजकुमारी सपना की बात सुनकर सोच में पड़ गया और कुछ देर पश्चात राजकुमारी गांव वाले मित्रों ने जो बात समझाई मैं उसे तुम्हें बताता हूँ, जरा हम भी तो सुने। तुमने हमारे प्रश्नों में क्या उत्तर है? तो सुनिए राजकुमार जी, त्रिभुवन गांव वाले ने कहा था कि राजा को मेरे मरे तो प्रधानमंत्री गद्दी पर बैठे, तब तुम्हारा धन वापस लेने मेरे पास आ जाना। उसके कहने का तात्पर्य यह था कि सूरज राजा है और चांद प्रधानमंत्री। मतलब यह है कि सूरज डूबे और चांद निकले, तुम धन लेने आ जाना। इसी प्रकार जब गोपू ने अपना धन लेने के लिए दूसरे गांव वाले के पास पहुंचा तो उसने गोपू से कहा, लोहे की थाली सोना उगले लगे तो अपना धन लेने मेरे पास आना। उसके कहने का मतलब यह था कि लोहे की थाली प्रतीत है डिबरी, सोना उगलने लगी यानी जल आए, मतलब यह कि दिया बत्ती का समय हो, जब अपनी अमानत लेने आना। अंत में सोमेश्वर के जब तीसरे गांव वाले के अपना धन लेने गया तो उस गांव वाले ने सोमेश्वर से कहा था कि लोहा का सवार लकड़ी के घोड़े पर चढ़कर जब धन लेने आना। लकड़ी के घोड़े का मतलब लकड़ी का दरवाज़ा और लोहे पर सवार का मतलब दरवाजे के
लगने वाली कुंडी। मतलब यह था कि रात के समय दरवाजे बंद हो जाए तब सामेश्वर उस घर वाले के पास आना और धन ले जाए। तीनों मित्रों को प्रकार गांव वालों ने के पास गए और खुशी खुशी अपना धन लेकर वापस लौट गए। वाह 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 वाह, तुम पहले व्यक्ति हो जिसने हमारे प्रश्नों का उत्तर इतनी सूझबूझ से दिया, हमें तुमसे प्रसन्न है। तब राजकुमारी सपना ने एक फटा हुआ वस्त्र और सुई धागा देते हुए कहा, युवराज, पहली परीक्षा में तुम उत्तीर्ण हो गए, अब इस फटे वस्त्र को सील कर दूसरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओ तो जाने इस वस्त्र इस प्रकार सिलाई करना कि सिलाई के पश्चात इस वस्त्र को जैसे फटा ही नहीं। यह कोई ध्यान रहे कि सिलाई का एक टाका नजर नहीं आना चाहिए। ठीक है राजकुमार जी। वीरमणि ने सुई धागा निकाल लिया। सुई में भाग्यमती के सिर का बाल पिरोने लगा। उसने अलावा वह बाल किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। वीरमणि ने सुई में से धागा क्यों निकाल लिया? अब यह सुई किस चीज से पिरो रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और वीरमणि भाग्यमती के बाल सुई में पिरोए हुए धागे से वस्त्र सिलाई करने लगा और कुछ देर बाद वस्त्र की सिलाई कर दी। तत्पश्चात उसने वस्त्र राजकुमारी सपना को लौटा दिया। अद्भुत, तुमने तो वास्तव में ही से इस प्रकार से फटे वस्त्र को सिला कि सिलाई का एक भी टाका नजर नहीं आ रहा। युवराज, तुम दूसरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई हो। यह सुनकर राजा फूल सिंह ने वीरमणि से कहा, युवराज वीरमणि, तुमने परीक्षा में उत्तीर्ण होकर हमारे समस्त चिंताओं को मुक्त कर दिया। राजकुमारी सपना से विवाह संबंध बहुत चिंतित थे। तुम्हें अपना दामाद बनाकर हमें प्रशंसा होगी। हम कल ही राजकुमारी सपना का विवाह तुमसे कर देंगे। और दूसरे दिन बड़ी धूमधाम से राजकुमारी सपना और वीरमणि का विवाह हो गया। विवाह के पश्चात, महाराज अब हमें विदा दीजिए, मैं अपनी पत्नी को अपने साथ अपने राज्य ले जाना चाहता हूँ, जैसी तुम्हारी इच्छा युवराज। और युवराज फूल सिंह खूब दान दे लेकर राजकुमारी सपना विदा कर दिया। चंदन वन के पास पहुंचकर सब लोगों को वीरमणि ने चंदन वन के बाहर ही रोक दिया। राजकुमारी सपना को साथ लेकर वन की गुफा के पास पहुंचा जहाँ भाग्यलक्ष्मी मिली। गुफा की भाग्यलक्ष्मी बैठी हुई थी। तुम आ गए वीरमणि, कौन है यह बदसूरत स्त्री? वीरमणि ने रथ से उतरकर राजकुमारी सपना के साथ भाग्यलक्ष्मी के पास पहुंचा। वह बोला, मैंने अपना वचन निभा दिया, मैं राजकुमार सपना को ले आया। तुमने अपना वचन का पालन करते देख मुझे बहुत खुशी हुई है। वीरमणि ने राजकुमारी सपना से कहा, सपना, इस देवी के आशीर्वाद लो, तुम से विवाह कर का इसके चरण स्पर्श करो। लेकिन यह तो कौन है? यह तो मैं भी नहीं जानता। तब सपना ने आगे बढ़कर भाग्यलक्ष्मी के चरण स्पर्श किए। सपना जैसे ही भाग्यलक्ष्मी के चरण स्पर्श किए, भाग्यलक्ष्मी एकदम अदृश्य हो गई। यह देखकर, अरे, वह दयालु स्त्री अचानक कहाँ गई? मैं बताती हूँ स्वामी। दयालु स्त्री कौन थी? क्या तुम उसे जानती हो? स्वामी, मैं एक पिचासनी थी। स्वामी, वह एक पिचासनी थी? क्या कह रही हो? मैं सच कह रही हूँ स्वामी। मैंने भगवान शिव से वरदान मिला है, वह है कि मैं किसी भी पिशाच के स्पर्श करूंगी तो पिशाच मुक्ति योनि से मुक्त हो जाएगा। इसी प्रकार मेरे स्पर्श से वह पिशाचनी मुक्ति पा गई। यह सुनकर वीरमणि आश्चर्य में डूब गया। तभी भाग्यलक्ष्मी की आवाज वायुमंडल में गूंजी, राजकुमारी सपना ठीक कह रही है वीरमणि, मैं एक पिशाचनी थी। अपनी मुक्ति के लिए ही मैंने यह सब किया था। ओह, तो मैं तुम राजकुमारी सपना को अपने चरण स्पर्श कराना चाहती थी? हाँ वीरमणि, तब मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं कौन हूँ। बेटा, मैं तुम्हें स्वर्ग की माँ भाग्यलक्ष्मी हूँ। कौन हो तुम? यह आप क्या कह रही हैं? मैंने तो आज तक अपनी माँ को नहीं देखा। वीरमणि, तुम केवल 2 वर्ष के थे जब तो मैं दूध में जहर देकर तुम्हारी सतोली माँ कमंगलिनी ने मेरी हत्या कर दी। तब से मैं पिशाचिनी बनकर इसी प्रकार भटक रही थी। ओह, लेकिन महारानी कमंगलिनी ने आपके साथ ऐसा क्यों किया? वीरमणि, कमंगलिनी एक जादूगरनी है। वह चूड़ामणि से अपने प्रेम वश में बांध दिया। वह महारानी बनने के बाद सपने देखने लगी और
उसने महारानी बनते ही उसके बनने से बनने के रास्ते में बाधा थी। यह सुनकर वीरमणि क्रोध से कांपने लगा। माँ, मैं उस चंडालनी कमंगलिनी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। वीरमणि क्रोध में न आओ। कमंगलिनी एक जादूगरनी है, उसकी मौत इतनी आसानी नहीं जितना तुम समझते हो। तब मैं क्या करूँ माँ? बेटे, यहाँ से दूर यहाँ से कुछ दूर पर महाराज योगीनाथ के आश्रम है, तुम उसके पास जाओ और कमंगलिनी की मृत्यु के उपाय पूछो, तुम्हें सही उपाय रास्ते दिखाएंगे। ठीक है माँ, आप अभी महर्षि योगी के पास जाता हूँ। जाओ बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। और तभी वीरमणि दुखी मन से राजकुमारी को सपना को वहां से विदा कर दिया। वह सीधा महर्षि योगीनाथ के आश्रम में पहुंचा। आओ बेटा, क्या अपनी माँ भाग्यलक्ष्मी का उद्धार कराए? हाँ महर्षि, मैं अपनी माँ का उद्धार तो कराया हूँ, लेकिन दूसरी माँ का उद्धार का उपाय आपसे पूछने आया हूँ। तुम महारानी कमंगलिनी की बात कर रहे हो? हाँ, आप तो सर्वज्ञानी हो महात्मा। महर्षि, ऐसा ही उपाय बताइए जिसे करने से जादूगर कमंगलिनी का अंत हो सके। तो सुनो वीरमणि, कमंगलिनी के दोनों पांव की अंगूठियों में काला धागा बंधाया हुआ है। वह काला धागा कमंगलिनी के जीवन की डोर है। यदि किसी प्रकार तुम उन काले धागे को तोड़ दो तो जादूगर कमंगलिनी का अंत हो जाएगा। यह तो मेरे बाएं हाथ का खेल है महर्षि। वीरमणि और राजकुमारी सपना महर्षि योगी को प्रणाम करने के पश्चात आश्रम से चल दिए। और कई दिनों सफर करने के पश्चात वीरमणि दिंग दिगंबरपुर पहुंचा। आओ वीरमणि, लगता है तुम राजकुमारी सपना का विषय ब्याह कर लाए हो। हाँ माँ, आपके चरणों यह आपके कारण संभव हो। उसका नाम मेरे बारे बोली मारती और न ही मैं राजकुमारी सपना से विवाह का प्रण करता। सबसे पहले वीरमणि ने सपना और चूड़ामणि के चरण छुए। वीरमणि ने सपना और राजा चूड़ामणि के पैर छुए। जुग जुग जियो मेरे बच्चे। तत्पश्चात फिर वे दोनों महारानी कमंगलिनी के चरणों को स्पर्श करने के लिए पैरों पर झुके। दुष्ट कमंगलिनी, आज तेरे कुकर्मों का फल मिलने वाला है। तूने यह कारण मेरी निर्दोष माँ को मारा। आज उसका उस बात से तुमसे बदला लूंगा। और नीचे झुकते ही चंद वीरमणि ने कमंगलिनी के अंगूठे में बड़े काले धागों को कसकर पकड़ लिया। ऐसा करते ही, अरे अरे वीरमणि, यह क्या अनर्थ कर रहे हो? इन धागों को छोड़ दो, वरना मेरा दम घुट जा रहा है। जादूगर जादूगर कमंगलिनी, तू लाख गिड़गिड़ा ले, पर मैं ऐसा कदापि नहीं करूंगा। वीरमणि की बात सुनकर राजा चूड़ामणि चौंका। यह क्या कह रहा है वीरमणि? तू अपनी माँ और तुम्हारी माँ है, और माँ के साथ तुम ऐसे अबरदा नहीं करनी चाहिए। पिताजी महाराज, ये मेरी माँ नहीं, ये एक हत्यारनी है। क्या कह रही हो वीरमणि? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। पिताजी महाराज, मैं 18 वर्ष पहले जब दुष्टा ने मेरी माँ महारानी भाग्यलवती को जहर दूध मिला के पिला दिया था, जिसे पीते ही मेरी माँ की मृत्यु हो गई थी। यह कैसे हो सकता है? तुम अच्छी तरह याद है, महारानी भाग्यलक्ष्मी की मृत्यु के बाद हमने राज्य में वापस लौटे थे तो रानी कमलनी ने हमें बताया था कि सांप के काटने से भाग्यलक्ष्मी की मौत हुई थी। पिताजी महाराज, इस जादूगरनी ने आपसे कहा, आपने उसकी बात मान ली थी। इसके इसने आपसे झूठ कहा था पिताजी महाराज। इसने स्वयं महारानी बनने के लिए महारानी भागलमती को हत्या की थी। और वीरमणि ने सारी बात विस्तार से राजा चूड़ामल को बताई। सारी बात जानकर, ओह कमंगलिनी, तुम्हारे साथ इतना बड़ा छल किया तो हमारी हमारी प्राणों से प्यारी महारानी भाग्यमती को तुमने मारा था। महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। वीरमणि ने जो कहा, मेरे अंगूठों में बंधा धागा छोड़ दे। यह सुन चूड़ामणि वीरमणि को आज्ञा दिया। वीरमणि, चंडालनी की मौत के घाट उतार दो, हमें इसकी सूरत नहीं देखना चाहते। तब वीरमणि ने कमंगलिनी के पाँव के अंगूठे के काले धागों को तोड़ा। आ और कमंगलिनी की तुरंत मृत्यु हो गई। और तभी वहां भाग्यलक्ष्मी की आवाज़ आई। कमंगलिनी का अंत देखकर आज मेरी भटकती आत्मा को शांति मिली है। और इसके पश्चात राजा चूड़ामणि और महाराजी भाग्यलक्ष्मी को याद में एक मंदिर
का निर्माण कराया और मृणमणि और सपना के साथ शांतिपूर्वक रहने लगा। समाप्त दोस्तों।